हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एएस एकेडमी। और हम लोगों ने, आपको पता ही है, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जो किया था वो हमने किया था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किया था ना, इन सीरीज़ और पैरेलल किया था, राइट। ठीक है, तो सीरीज़ का केस मैं जल्दी से बता देता हूँ। आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जितने भी रजिस्टर होंगे वो सारे आपको सो ऑन लगा देने। बट अगर मैं पैरेलल की केस करूँ तो वन अपॉन में पैरेलल का केस करूँ, सॉरी, तो अगर मैं पैरेलल का केस करूँ, वन अपॉन में आर पी का केस करूँ, वो हो जाएगा वन अपॉन में R1 प्लस वन अपॉन में R2 प्लस वन अपॉन में R3, और ये भी सो ऑन रजिस्टर जुड़ते जाएंगे। ये हो गया आपका पैरेलल का केस और ये हो गया आपका सीरीज का केस, राइट। ये तो चीज़ें हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस नई वीडियो के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ये आपको दिखाए रखा है। इतना क्लियर हो गया। तो इसके अंदर अब देखो, हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या समझते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है ध्यान रखने वाली कि वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम जानते हैं कि बैटरी या सेल जो है वो एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना। तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है सेल के अंदर, उससे जनरेट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मोशन के अंदर लाते हैं। और जब वो मोशन में आता है तो करंट का फ्लो होता है एक रजिस्टर के थ्रू और एक सिस्टम ऑफ रजिस्टर के थ्रू, जो कि एक बैटरी से कनेक्ट होता है। वी हैव आल्सो seen in section 12.2 that to maintain the current the source has to keep expanding its energy। यानी कि अगर करंट को मेंटेन करना है ना, अगर करंट को मेंटेन करना है तो उसके लिए सोर्स जो है उसको क्या करना पड़ेगा, सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, राइट। तो यही लिखा है, वेयर डज दिस एनर्जी गो। अब वो खुद पूछ रहा है कि वो एनर्जी कहाँ जाती है, वेयर डज दिस एनर्जी गो। तो अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे कि वो एनर्जी जाती कहाँ पर है। अ पार्ट ऑफ द सोर्स energy in maintaining the current may be consumed into useful work like in rotating the blades of an electric fan। यानी कि जो वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो मेंटेन की जाती है करंट को, वो कंज्यूम की जाती है कहाँ पर, यूजफुल वर्क के अंदर। कहाँ पर, यूजफुल वर्क के अंदर। यूजफुल वर्क कौन कौन से है, जैसे कि आप रोटेट करोगे, जैसे फैन है, ये फैंस के ब्लेड्स हैं, इसको क्या करने के लिए, रोटेट करवाने के लिए। रोटेट करेंगे ना, ये उसको रोटेट करवाने में मदद करती है। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में भी एक्सपेंडिंग हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। कुछ की क्या होती है, जैसे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक रॉड्स वगैरह होती हैं, ये हो गई, ये रॉड्स है, ठीक है, ये आपका हीटर हो गया जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो वो उसमें यूज़ करते हैं, कुछ एनर्जी होती है वो इस्तेमाल की जाती है टेम्परेचर उस गैजेट के बढ़ाने के लिए। वी हैव ऑफन ऑब्जर्व दिस इन अ डे टू डे लाइफ। हम डे टू डे लाइफ के अंदर इसको ऑब्जर्व भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रिक फैन है जो कि वार्म हो जाता है, बिकम्स वार्म इफ़ यूज कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर टाइम। गर्म हो जाता है, देखा होगा ना, बहुत समय तक चलता रहता है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है प्योरली रेजिस्टिव, that is configuration of resistor only connected to a battery, the source energy continually getting dissipated entirely in the form of heat। जो भी है वो हीट की फॉर्म के अंदर रिलीज होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या होना, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना, उसी को क्या बोलते हैं, आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हुआ। तो इसी इफेक्ट ये यूटिलाइज किया जाता है डिवाइसेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस वगैरह जो होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल आयरन जो होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, उसके अंदर वो भी तो क्या है, हीट ही प्रोवाइड करती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए आप आगे, अब इसके अंदर क्या बोल रखा है कि कंसिडर, जैसे कि उसने बोला है कंसिडर करिए कि करंट आई फ्लो कर रहा है एक रजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस आर है। लेट पोटेंशियल डिफरेंस को उन्होंने कहा वी ले लो।
ठीक है, उसने करंट को उसने आई बोला, उसने रजिस्टर को आर बोला, उसने वोल्टेज को या पीडी जिसे भी बोलते हो आप उसको वी बोला। लेट टी, उसने टाइम को टी बोला, उसने चार्ज को क्यू बोला। ठीक है, और वर्क डन, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज व्यू क्यू। Therefore, the source must supply energy to VQ in T time, hence the power input to the circuit source। यानी कि इस डेरिवेशन को उसने प्रूव किया है कि इसको इससे ले लिया है, ये सारी उसने डेरिवेशन ली है और उसके बाद उसने उसको सॉल्व कर दिया। तो पावर कैसे निकलेगी? पावर ऐसे ही निकलेगी वी क्यू बाय टी। ठीक है, वोल्टेज। अब क्यू बाय टी को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, वी बाय क्यू बाय टी को हम आई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाय टी तो है चार्ज अपॉन में पर यूनिट टाइम, है ना, इसलिए वी आई भी इसको हम बोल देते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद लिखा है और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम इज टी इज पी इंटू टी। अगर पावर है और किसी टाइम पर वो कर रही है, किसी लिमिटेड टाइम में कुछ कर रही है, तो वो पी टी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये लिखा है दैट इज वी आई टी। वट हैपन टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, दिस एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज हीट, दस फॉर अ स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी इज एच इज इक्वल टू वी आई टी। तो अगर हीट की बात करें कि कितनी हीट हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो वोल्टेज, करंट और टाइम ऐसे ही शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अंदर बोल रखा है कि अगर हम अप्लाई करें ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ अगर अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, स्क्वायर ऑफ द करंट रजिस्टर टाइम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, एक और हमने पढ़ेंगे अब हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो दिस लॉ इम्प्लाइज, इससे क्या होता है, ये लॉ क्या बताता है कि हीट प्रोड्यूस की जाएगी एक रजिस्टर के अंदर, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर से। सेकंड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस रेजिस्टेंस से जो कि गिवन दे रखा है। और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस टाइम से जो कि करंट फ्लो कर रहा है उस रजिस्टर के बीच में। ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स से, तो वो यूज़ किया जाता है आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट यूजिंग द रिलेशन आई इज इक्वल टू वी आर। वी आर, और ये ऐसे कर दोगे तो v इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो यही सारी बातें हैं, घुमा फिरा के वही हो जाते हैं। तो अगर कोई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछे तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को आप समझा दोगे कि ये इम्प्लाई करता है जिसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट होता है, रजिस्टर होता है, फिर टाइम होता है, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, आपके हीट के। ठीक है, और ये डायग्राम आपको दिखा रखा है कि एक स्टडी करंट है प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिक आयरन है जो कंज्यूम करती है एनर्जी किससे, 840 वॉट के रेट से। जब हीटिंग क्या होती है, मैक्सिमम रेट पर होती है 340, मैक्सिमम रेट पर होती है, और 340 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। यानी कि हम बात सिंपल बात करें, 840 वॉट मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो 360 वॉट लेती है। ठीक है, वोल्टेज जो है वो इसका कितना है, 220। ठीक है, तो व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों ही केस के अंदर। कौन कौन से मैक्सिमम और मिनिमम के दो केस बनते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर आप क्या निकालोगे, सबसे पहले ये क्या दे रखा है, वॉट। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, डब्लू, डब्लू एसआई यूनिट होती है पावर की। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्या फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो पी कितना दे रखा है, 840, वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220, आई कुछ भी नहीं दे रखा, तो 840 अपॉन में 220। आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 से 0, और इसको करेंगे 2 2 जा 11, और ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 11 और 42। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 3.82। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं कि इसके अंदर ही रेजिस्टेंस कितना होगा, अब आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3.82, 3.82 एम्पेयर।
ठीक है। तो अगर ये ऐसे निकला है तो अब हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस निकालने के लिए V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाएंगे। आई की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस इससे निकल जाएगा। तो यही तो चीज़ें हैं। अब मिनिमम का केस के लिए हम क्या करेंगे? मिनिमम को 360 वाट है, तो अब P इज इक्वल टू वी आई होता है। तो अब हम जल्दी से निकाल लेंगे। P कितना देखा 360 और V कितना देखा 220। आई हो गया 360 और 220 जल्दी से निकालेंगे। आई की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने पर आई की वैल्यू आ जाएगी आपका 1.64 एम्पेयर। आई है ना, तो एम्पेयर। अब इसकी बात करूं अगर मैं रेजिस्टेंस की, तो क्या होता है फॉर्मूला? V इज इक्वल टू आई आर होता है। V की वैल्यू गिवन है आपको, आई की वैल्यू अब पता लग गई। आर निकाल लो, और इस केस में आर कितना आ रहा है? 134.15 ओम हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में जैसे डिमांड की गई उसमें बोला था दोनों केसेस कौन कौन से, एक मैक्सिमम था और एक मिनिमम केस था। दोनों ही केसेस को आपको सॉल्व करके बताना था। तो आपने पहले क्या बताया? करंट बता दिया। करंट बताने के बाद फिर आपने क्या कर दिया? रेजिस्टेंस बता दिया। ठीक है। तो ऐसे सॉल्व आपको इसको करना था। आगे मैं बात करता हूँ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है? एग्जाम्पल 12.11, जिसमें 100 जूल ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस की गई है हर सेकंड 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है रेजिस्टर के अक्रॉस। तो अब क्या करेंगे? इसमें 100 जूल हीट बोल दी, रेजिस्टेंस बोल दिया 4 ओम, टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है, हीट प्रोड्यूस की गई है ना, तो 1 सेकेंड में। तो V कितना है? V निकालना है। तो V कैसे निकालेंगे जल्दी से? H इज हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था? आई स्क्वायर आर टी। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी था। तो इसके लिए क्या करेंगे? आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हीट का फॉर्मूला कितना है? हीट कितना है? 100 है। आई स्क्वायर नहीं पता। आर कितना है? 1। तो आई स्क्वायर 4 हो गया। ऐसे कर लो, है ना। अब 100 के अपॉन में 4, आई स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया आपका 25। 25 रूट में लगा दो, आई की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। अब करंट तो निकल गया, लेकिन इसने क्या पूछा था? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर लगाओ। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? V की वैल्यू दे रखी है आपको नहीं पता। आई की वैल्यू 5 एम्पेयर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 एम्पेयर 4 ओम। तो 5 4 जो 20, क्या आएगा वोल्टेज की? SI यूनिट V 20V। समझ आ रही हैं चीज़ें? एक एक क्लियर करो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से। ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता दिए, उसके न्यूमेरिकल करवा दिए। ठीक है। अब इसके बाद जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो एक और बनेगी और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें वीडियो सारी, और पूरी वीडियोस को देखें, एक भी चीज़ मिस ना करें। हो सकता है पेपर में वही चीज़ आ जाए जो कि आप कर रहे हो, मतलब जो आपने छोड़ दी और वही पेपर में आया, और आपको पता चला यार उस वीडियो के अंदर तो वो था कंटेंट जो पेपर में आया और वो ही नहीं कर पाया मैं, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। इसीलिए एक भी चीज़ को गैप ना करें, उसको अच्छे से देखें, सपोर्ट करें इस चैनल को, और तब तक के लिए वेट करें न्यू वीडियो का। थैंक यू।